आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कल हमने किया था 23 और 24 के क्वेश्चंस को। आज हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पिछले 2015 से लेके 2025 तक। तो 2015 में कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री से नहीं आया है। 2016 में हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया, पूरा मेरे पास एक एनालिसिस है। तो 2016 में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आया, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते थे पहले आते थे, पैटर्न उसमें चेंज था, और 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आया है। क्या क्या है? तो एक है हमारा ये what impact did the uprising of 1857 on the Mughal रूल, क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें आया हुआ है। तो इसका आंसर हमें पता है कि 1857 के बाद मुगल रूल का एंड हो गया। सो हम आंसर में लिख सकते हैं कि द मुगल रूल was ended and Bahadur Shah Zafar, the last ruler, was Bahadur Shah Zafar. Second, the last ruler of Mughal was deported to Rangoon. क्या किया गया? रंगून इनको भेज दिया गया, उसके साथ ही मुगल रूल का एंड आ गया। तो ये पूछा गया, वो बहुत बार पूछा गया है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये अगर एक 2016 में ये भी पूछा गया और ये भी पूछा गया है, एनी थ्री पॉलिटिकल कॉजेस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? एनी 3 मिलिट्री कॉजेस, ये भी 3 नंबर में था। और एनी 4 इकोनॉमिक कॉजेस, एनी फोर इकोनॉमिक कॉजेस, ये कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का था। तो ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इट हैज बीन रिपीटेड मेनी इयर्स इन मेनी एग्जाम्स। तो क्या क्या था? ये बहुत बार रिपीट हुआ है। एनी 3 पॉलिटिकल कॉजेज, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। एनी 3 मिलिट्री कॉजेज और एनी 4 इकोनॉमिक कॉजेज, ये कब कब रिपीट हुआ है? तो आप देख लीजिए, ये 2016 में तो हुआ ही है, 2018 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है, यस 2020 में भी हुआ है, देन उसके बाद 2023 में भी हुआ है और 2025 में भी हुआ है, 25 में भी हुआ है। जो ये मिलिट्री कॉजेज ये 23 और 25 दोनों ही समय में हुआ है। ठीक है, 23 में भी हुआ है ये मिलिट्री कॉजेज एंड इकोनॉमिक कॉजेज। अगर ये बात करें इन दोनों की, इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉजेज जो है ये 23 में हुए हैं और सिर्फ मिलिट्री कॉज जो है वो 2025 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 4 मिलिट्री कॉजेज वहां पे पूछा गया था। तो ये हम देख सकते हैं कितनी बार ये रिपीट हुए हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे तो 2017 में नहीं पूछा गया था, 2019 में था। 2019 में क्या था? तो 2019 में पूछा गया था कि व्हाट वाज द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। तो ये अभी हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिया है। व्हाट वाज द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अनुसार क्या था कि जो हिंदूज थे उनको ओवरसीज, स्पेशली जो बंगाल के ब्राह्मण थे, उनको मना किया हुआ था कि ब्राह्मण को जो है वो अपने ये कास्ट का नियम था कि ओवरसीज ड्यूटी नहीं करेंगे, ओवरसीज वो नहीं जाएंगे काम पे। ये जानते हुए भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने दे मेड द रूल एंड दे वर सेंडिंग दीज ब्राह्मण सोल्जर्स एंड द हिंदू सोल्जर्स टू ओवरसीज ड्यूटी। इससे क्या हुआ? इनके अंदर एक एप्रीहेंशन आ गया कि आउटकास्ट हो जाएंगे, इनके कास्ट के लोग इनको बाहर निकाल देंगे। तो ये एक कारण था, ये एक तो ये इसका आंसर हुआ व्हाट वाज द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर से आ सकता है। ठीक है, तो 2019 हमने देख लिया, 2020 का भी हमने देख लिया। 20 में जो क्वेश्चन आया था 21 में नहीं था, 2022
2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, आई थिंक 2022 में नहीं था, पर 23, 24, 25 इन तीनों सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिर्फ 10 नंबर नहीं, कभी 11 नंबर के भी हैं और 10 नंबर का तो पूरा तीनों साल में आया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो अब हमने कल देखा था 24 का क्वेश्चन कर लिया था, द चेंजेस मेड इन एडमिनिस्ट्रेशन विद द एंड ऑफ द कंपनीज रूल, उसके बाद द पॉलिसीज प्रॉमिस्ड इन क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, ये भी कर लिया, एंड देन 4 चेंजेस मेड इन आर्मी, ये भी हमने कर लिया। ये कब का था? ये 2024 का था। 25 का अब देखते हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे, अब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो 2025 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और ये लेंदी क्वेश्चन में भी पूछा गया है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो 2025 में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आया था जो 1 नंबर का होता है और ये 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आया हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या था? रीड द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द पर्सन he introduced the subsidiary alliance to expand the British control over India. So who introduced the doctrine of lapse? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसको याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है और सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी फॉर डॉक्ट्रिन एंड डी फॉर डलहौजी, तो वो उनके साथ जाएगा। और लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो सब्सिडरी अलायंस के लिए थे। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था, जो आगे हम देखेंगे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया थे और इन्होंने भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह किए हुए हैं। उसके बाद ये 10 नंबर के क्वेश्चन में आया है, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमें ऑलरेडी पता है कि क्या है, कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हु इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी एंड ही मेड द लॉ दैट द किंग और द क्वीन who did not have natural heir will not inherit the property of their parents का the property and territory will be lapsed, it will go in the hand of British, ये ऐसा बोला गया था। Then mention any 3 socio-religious causes। तो सोशियो-रिलीजियस ये थोड़ा सा डिफरेंट आया अभी तक के जो भी क्वेश्चन हमने देखे। मेंशन एनी 4 मिलिट्री कॉजेज, ये ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। एंड सोशियो-रिलीजियस कॉजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस सोशियो-रिलीजियस कॉजेज का मेंशन ही करना है तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? टैक्सिंग, यस, टैक्सिंग और रिलीजियस प्लेसेस, यस, टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जो कि मुगल के टाइम में खत्म हो गया था जजिया टैक्स। तो ये इस जो मेंशन एनी 3 सोशियो रिलीजियस कॉजेज, इसका हम क्या दे सकते हैं? टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस, जो कि टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस मतलब ये तो था ही कि टैक्स वो लेते थे रिलीजियस प्लेसेस, और ऊपर से जो ये टैक्स था उनका टेंपल वगैरह पे भी लगता था, जैसे टेंपल है या फिर मॉस्क है, इन चीजों पे टैक्स पहले के राजा नहीं लगाते थे, वो यहाँ टैक्स फ्री ये जगह थे, पर ये जो ब्रिटिश थे यहाँ पे टैक्स लगा रहे थे, तो ये रिलीजियसली भी लोगों को हर्ट कर रहे थे। दूसरा है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये क्या था हमारा? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो था ये 1850 रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट को चेंज करके, जो ये बना था किसमें? हिंदू एक्ट को चेंज करके। तो इसमें था कि अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करता है तो भी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम बन रहा है या क्रिश्चियन बन रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देगा, जबकि इस जो हिंदू एक्ट था उसके अनुसार वो नहीं था। तो इससे लोगों को ये लगा कि ये क्या था, ये तो एक तरह का इंसेंटिव दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए कि भाई तुम अपना रिलीजन चेंज करो। तो इसके लिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, लोगों के मन में डिससेटिस्फेक्शन था, ग्रीवेंजेस था कि ये ब्रिटिश जो है उनको बहुत रिलीजियसली भी हर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सोशियो रिलीजियस में तो और भी होंगे। एप्रीहेंशन था लोगों के अंदर मॉडर्न इनोवेशन को लेकर, टेलीग्राफ के जो पोल बनते थे, जो ये बिजली के खंभे लगते थे, या ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो लोगों को लगता था कि जो उनका रिस्पेक्ट है वो कम हो रहा है, या जो खंभे हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन थे सोशियो रिलीजियस कॉजेज में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमीडिएट कॉज, या फिर बहादुर शाह जफर के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, नाना साहब को क्या ग्रीवेंसेस था। तो इन सब चीजों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। अब हमने समझ लिया कि 10 साल में कितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप के होंगे, और क्योंकि लॉन्ग आंसर में बहुत लंबा हमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए इसी तरह का एनालिसिस किसी और सब्जेक्ट के किसी और चैप्टर का, तो प्लीज कॉमेंट, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।